नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ज्योग्राफी की अपनी पिछली क्लास में हम लोगों ने जो हमारा हिमालयी नदी तंत्र था या हिमालयी अफवाह तंत्र, उसमें दोस्तों जो हमारा पहला भाग था गंगा नदी तंत्र, उस पर हम लोगों ने संपूर्ण चर्चा की थी पिछली क्लास में। आज की क्लास में दोस्तों उसी के आगे का भाग, जो दूसरा भाग हमारा था ब्रह्मपुत्र नदी अफवाह तंत्र, उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आप लोग वीडियो के साथ अंत तक अवश्य बने रहें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। दोस्तों देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी अफवाह तंत्र। तो इसमें दोस्तों जो ब्रह्मपुत्र नदी अफवाह तंत्र है हमारा, इसमें जो हिमालय, या दोस्तों आप लोग तो इसका पहले बात यह ध्यान रखना कि यह जो ब्रह्मपुत्र नदी अफवाह तंत्र है यह हिमालयी अफवाह तंत्र का भाग है। हमने सबसे पहली क्लास में आपको डिस्कस किया था कि जो हिमालयी अफवाह तंत्र है इसमें हमारा दो भाग, इसके तीन भाग दोस्तों हम लोग करते हैं। पहली दोस्तों गंगा नदी अफवाह तंत्र, दूसरी दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी अफवाह तंत्र और तीसरी दोस्तों सिंधु नदी अफवाह तंत्र। तो इन तीन नदी जो तंत्र हैं इन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला दोस्तों जो गंगा नदी अफवाह तंत्र था, पिछली क्लास में हम लोगों ने इस पर चर्चा कर ली। आज दोस्तों जो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो दोस्तों यह हिमालयी अफवाह तंत्र का भाग है और इसके अंतर्गत ब्रह्मपुत्र एवं उसकी सहायक नदियाँ शामिल हैं। तो दोस्तों जैसे पिछली क्लास में हम लोगों ने सबसे पहले मानचित्र की दृष्टि से जो सभी नदियाँ थीं उस पर हम लोगों ने चर्चा की थी। तो दोस्तों इस क्लास में भी हम लोग पहले मानचित्र से नदियाँ देख लेते हैं कि कहाँ से इनका उद्गम होता है और कहाँ पर ये मिलती हैं। दोस्तों देखिएगा, जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है इसका उद्गम, अगर उद्गम की बात की जाए तो दोस्तों तिब्बत, या दोस्तों जो चीन है, चीन के तिब्बत से दोस्तों चीन के तिब्बत में जो कैलाश पर्वत है, कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट जो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर स्थित है उसी से ये निकलती है हमारी ब्रह्मपुत्र नदी। और यह दोस्तों हिमालय पर्वत के समानांतर, हिमालय पर्वत दोस्तों आपको पता है जो हिमालय पर्वत हमारा स्थित है इसी के समानांतर दोस्तों यह तिब्बत में बहती हुई और भारत में जो अरुणाचल प्रदेश है इससे भारत में प्रवेश करती है। तो दोस्तों यह जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है इसकी पहली बात अगर कुल लंबाई की बात की जाए तो दोस्तों लगभग इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है, 2900 किलोमीटर। तो दोस्तों इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। और भारत की बात की जाए, भारत में इसकी लंबाई कितनी है, तो भारत में इसकी लंबाई 916 किलोमीटर, 916 किलोमीटर इसकी लंबाई जो है भारत में है। यह दोस्तों मानसरोवर झील से निकलती है और हिमालय के समानांतर लगभग 1200 किलोमीटर की दूरी तय करती हुई तिब्बत में बहती है। और उसके बाद दोस्तों यह जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है इसमें दोस्तों यह नामचा पर्वत जो पर्वत है इसी के सहारे हमारे अरुणाचल प्रदेश में यांग्याप दर्रे से प्रवेश करती है। यह दोस्तों यांग्याप दर्रे से प्रवेश करती है और जब यह यांग्याप दर्रे से प्रवेश करती है तो यहाँ विशाल गाज का निर्माण करती है ये हमारी जो ये ब्रह्मपुत्र नदी है। इसके बाद दोस्तों आप लोग इसके जो नाम है वह विशेष का ध्यान रखें। ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी बात यही है दोस्तों, यह जहाँ से प्रवेश करती है और इसके प्रत्येक जहाँ पर इसके नाम परिवर्तित होते रहते हैं। तो दोस्तों आप लोग देखिएगा, जो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है सांगपो है दोस्तों इसका तिब्बत में नाम। उसके बाद दोस्तों जब अरुणाचल प्रदेश में यह एंट्री करती है तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम हो जाता है दिहांग, अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम हो जाता है दिहांग। तो दोस्तों आप लोग इनको नोट कर लीजिएगा। फिलहाल मैंने नीचे पॉइंट सभी लिख दिए हैं, फिर भी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इनको समझें कि जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है इसका तिब्बत में नाम इसका है सांगपो नदी, और जब यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है वहाँ पर उसका दोस्तों नाम है दिहांग नदी। उसके बाद दोस्तों जब यह हमारे असम में प्रवेश करती है तो दोस्तों असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्र नदी है। यह दोस्तों ध्यान रखना, अरुणाचल में इसका नाम दिहांग नदी और जब यह असम में प्रवेश करती है वहाँ पर इसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। उसके बाद दोस्तों जब यह असम के बाद दोस्तों जब यह हमारे बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो बांग्लादेश में इसका नाम होता है यमुना नदी। यह भी आप लोग ध्यान रखना। तो इसके नाम जो हैं दोस्तों वह आप लोग विशेष का ध्यान रखें। तिब्बत में सांगपो नदी, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी और असम में ब्रह्मपुत्र नदी, बांग्लादेश में यमुना नदी। तो इसके बाद दोस्तों जो इसकी सहायक नदियां हैं उसकी बात कर लेते हैं। इसकी दोस्तों
जो हमारे बाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियाँ, उसमें दोस्तों दिबांग नदी यह महत्वपूर्ण है। उसके बाद लोहित नदी और धनसिरी नदी। दोस्तों ये नदी जो हैं हमारे जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसमें बाएं तरफ से मिलने वाली नदियां हैं। और दोस्तों जो दिबांग नदी है यह दोस्तों अरुणाचल प्रदेश से निकलती है और असम में जो है इसका मुहाना हो जाता है ब्रह्मपुत्र नदी के साथ। और जो लोहित नदी है यह भी दोस्तों अरुणाचल से निकलकर इसी में मिल जाती है ब्रह्मपुत्र नदी में। और इनका दोस्तों एक चीज़ यह आप लोग ध्यान रखें, जो लोहित नदी या दिबांग नदी जो दोस्तों इस पॉइंट पर मिलती हैं, यहाँ पर दोस्तों जो सादिया नामक स्थान पर ये दोनों आपस में मिलती हैं। यहाँ पर दोस्तों सादिया स्थान जो है वहाँ पर ये दोनों मिलती हैं। उसके बाद दोस्तों जो हमारे ब्रह्मपुत्र नदी में दाईं ओर से मिलने वाली नदी सुवनसिरी नदी दोस्तों। उसके बाद कामेंग नदी, ये दोस्तों जो है वह दाएं ओर से हमारे ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती हैं। इसमें दोस्तों आप लोग ध्यान रखें, जो नदी तिस्ता है हमारी, यह तिस्ता नदी दोस्तों निकलती है हमारे सिक्किम राज्य से। और सिक्किम में भी दोस्तों चोलामू झील से निकलती है। और बांग्लादेश में दोस्तों यह जो है ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। तो इसका भी आप लोग ध्यान रखें। इसमें दोस्तों जो तिस्ता नदी, इसका दोस्तों मुहाना जो है वह ब्रह्मपुत्र नदी में जो बांग्लादेश में इसमें होता है। उसके बाद दोस्तों अगर बात की जाए हमारे दिबांग नदी या लोहित नदी, दोस्तों जो दिबांग नदी है इसका उद्गम होता है दोस्तों मिसमी पहाड़ी से। दिबांग नदी जो है इसका दोस्तों उद्गम की बात की जाए तो मिसमी पहाड़ी से। और जो लोहित नदी है दोस्तों इसका उद्गम होता है हमारे जयालुछू पहाड़ी से। तो दोस्तों उसके बाद इसके आगे दोस्तों जो हमारी नदी पड़ती है बराक नदी, इसका आप लोग ध्यान रखें। जो बराक नदी है यह मणिपुर से निकलकर जो बांग्लादेश में इनकी जो हमारे ये ब्रह्मपुत्र नदी आती है, इसकी जो सहायक नदी इधर से दोस्तों जो गंगा नदी इसकी सहायक नदी है। ये दोस्तों इसके मिलने के बाद बराक नदी जो है यह इसमें ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। जो बराक नदी है इसका उद्गम होता है दोस्तों जो ये हमारा मणिपुर राज्य है, इससे इसका उद्गम होता है। और अंत में आकर यह दोस्तों बांग्लादेश में जो ब्रह्मपुत्र नदी है इससे मिल जाती है। दोस्तों पिछली क्लास में ही हमने आपको बताया था जो गंगा नदी हमारी है यह दोस्तों पश्चिम बंगाल में इसकी दो धाराएं बढ़ जाती हैं। एक दोस्तों जो बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है तो गंगा नदी का बांग्लादेश में नाम हो जाता है पद्मा नदी। दोस्तों पद्मा नदी इसका बांग्लादेश में नाम हो जाता है। और दूसरी जो दोस्तों इसकी धारा पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होती है उसका नाम होता है हुगली नदी। दोस्तों जब बांग्लादेश में हमारी गंगा नदी या जो पद्मा नदी है यह यमुना नदी या यमुना नदी का ही जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसी का नाम बांग्लादेश में यमुना नदी हो जाता है। तो पद्मा और यमुना जब दोस्तों ये मिल जाती हैं तब इनकी संयुक्त धारा जो है इसका नाम हो जाता है मेघना। यह पॉइंट आप लोग विशेष कर ध्यान रखें। जो हमारी पद्मा नदी है और यमुना नदी, इनका दोस्तों जब ये दोनों दोस्तों नदी आपस में मिलती हैं इनकी संयुक्त धारा को मेघना बोला जाता है। और पद्मा नदी इसका भारत में नाम है गंगा नदी। यमुना नदी इसका दोस्तों भारत में जो असम में दोस्तों इसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। यह भी आप लोग ध्यान रखें। तो जो बराक नदी है तो आपसे अगर प्रश्न बनता है तो आपको कि बराक नदी कहाँ पर आकर मिलती है इसमें मेघना नदी में, तो बांग्लादेश में। यह भी आप लोग ध्यान रखें। तो दोस्तों अगर बात की जाए जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी की, तो दोस्तों इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है सुवनसिरी। यह पॉइंट आप लोग ध्यान रखें। ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है सुवनसिरी नदी। इसमें दोस्तों यहाँ पर ये दिबांग नदी और लोहित नदी ये दोनों दोस्तों मिलती हैं, यह स्थान है सादिया। और दोस्तों यहाँ पर ये बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं। यहीं पर दोस्तों बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले ही यहाँ पर दोस्तों स्थान है ढुबरी स्थान यहीं पर पड़ता है। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखें, सादिया से लेकर ढुबरी तक आपको पता होगा जो हमारा नेशनल वाटरवे 2 है और ढुबरी से सादिया तक स्थित है। इसमें दोस्तों जो ढुबरी से सादिया तक नेशनल वाटरवे 2 स्थित है और इसकी
दोस्तों जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसकी सर्वाधिक जो चौड़ाई है वह असम राज्य में ही इन्हीं दोनों के मध्य पड़ती है। और यहाँ पे इसकी चौड़ाई लगभग दोस्तों 10 से 11 किलोमीटर है, 10 से 11 किलोमीटर। इसी में दोस्तों नेशनल वाटरवे 2 जो है वह स्थित है डुबरी से सादिया के मध्य। तो दोस्तों आगे हम लोग एक एक पॉइंट पर इसका चर्चा करते हैं। आप लोग दोस्तों इसका जो मैप है आप लोग भी इसको अच्छे तरीके से बना लीजिएगा। तो दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं, देखिएगा दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत चीन के कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम दोस्तों तिब्बत में कैलाश पर्वत के निकट मानसरोवर झील के निकट जो है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से हुआ है। इसकी कुल लंबाई दोस्तों 2900 किलोमीटर है और भारत में इसकी लंबाई 916 किलोमीटर है। कुल लंबाई दोस्तों इसकी 2900 किलोमीटर है और भारत में इसकी लंबाई जो है 916 किलोमीटर है। दोस्तों जो हिमालयी अफवाह तंत्र है इसमें जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसी की सर्वाधिक लंबाई है 2900 किलोमीटर। जो हमारा हिमालयी नदी अफवाह तंत्र है इसमें सर्वाधिक बड़ा अफवाह तंत्र या सबसे लंबा अफवाह तंत्र ब्रह्मपुत्र नदी का ही है। दोस्तों यह नदी अपने उद्गम स्थान से हिमालय के उत्तर में समानांतर पूर्व की ओर शुष्क एवं समतल मैदानी क्षेत्र में लगभग 1200 किलोमीटर प्रवाहित होती है। दोस्तों यह जो नदी हमारी ब्रह्मपुत्र है यह अपने उद्गम से जो मानसरोवर झील है वहीं से दोस्तों हिमालय के उत्तर में समानांतर पूर्व की ओर शुष्क एवं समतल मैदानी क्षेत्र में लगभग 1200 किलोमीटर प्रवाहित होती है। उसके बाद दोस्तों तिब्बत में, इसको आपको बताया था, इसका नाम है सांगपो नदी या सांपू या सांगपो के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी जो है यह 3 देशों चीन, भारत और बांग्लादेश इसमें प्रवाहित होती है। तो यह तो आपको पता होगा कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है 3 देशों चीन, बांग्लादेश और भारत इनमें प्रवाहित होती है और इसे दोस्तों अलग अलग नामों से जाना जाता है, 4 अलग अलग नामों से जाना जाता है। देखते हैं कहाँ पर इसका नाम क्या है। हमने यहाँ पर ऊपर दोस्तों आपको बताया था चीन के तिब्बत पठार पर इसका नाम है सांगपो नदी। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है इसमें दोस्तों इसका नाम है दिहांग नदी। असम में दोस्तों इसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी और बांग्लादेश में इसका नाम है जमुना नदी। और जमुना और पद्मा जब दोस्तों मिलती हैं तो इनकी संयुक्त धारा मेघना के नाम से जानी जाती है, मेघना के नाम से जानी जाती है। तो आगे दोस्तों देखिएगा, जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है यह नामचा बर्फ पर्वत के सहारे दीर्घ मोड़ बनाते हुए यांग्याप दर्रे से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। यहाँ इसे दिहांग कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को दिहांग कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी लंबवत अपरदन के द्वारा दिहांग गार्ज या महाखंड का निर्माण करती है। तो दोस्तों जो दिहांग गार्ज की बात की जाए तो आपसे पूछा जा सकता है कि दिहांग गार्ज किस नदी के द्वारा निर्मित होता है, तो वह नदी कौन है दोस्तों, दिहांग नदी या ब्रह्मपुत्र नदी। और कहाँ पर होता है तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में, यह भी आप लोग ध्यान रखें। आगे दोस्तों देखिए अगला पॉइंट हमारा है, ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवाहित होते हुए असम के सादिया नामक स्थान पर पहुंचती है। इसी दोस्तों सादिया नामक स्थान पर ही दिबांग व लोहित नदियाँ, आपको बताया था दिबांग नदी और लोहित नदी, ये दोनों नदियाँ क्रमशः दोस्तों मिसमी पहाड़ी से, जो दिबांग नदी है हमारी वह मिसमी पहाड़ी से निकलती है और जो लोहित नदी है दोस्तों यह निकलती है हमारी जयालछू पहाड़ी से। तो दोस्तों यह दोनों निकलकर बाएं तरफ से ब्रह्मपुत्र में मिल जाती हैं और ब्रह्मपुत्र को असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। आपको बताया था अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम दोस्तों जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है इसका अरुणाचल प्रदेश में नाम है दिहांग। उसके बाद जो असम है इसी में दोस्तों ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। तो लोहित नदी दोस्तों है इसको उसकी विनाशकारी लहरों और लाल मृदा के अंश के कारण खूनी नदी कहा जाता है। यह पॉइंट आप लोग ध्यान रखें, जो लोहित नदी है इसे खूनी नदी कहा जाता है। और खूनी नदी इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों इसमें जो इसकी लहरें हैं वह बहुत ही तीव्र हैं, इसका बहाव जो दोस्तों बहुत तीव्र है और इसमें दोस्तों लाल मृदा का कुछ अंश पाया जाता है, इसीलिए इसका रंग जो है वह लाल भी है, इसीलिए इसे खूनी नदी कहा जाता है। यह पॉइंट आप लोग ध्यान रखें। आगे दोस्तों देखिएगा, असम राज्य में ही ब्रह्मपुत्र नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग 2
राष्ट्रीय जलमार्ग 2, यह दोस्तों कहाँ से कहाँ तक है? ढुबरी से सादिया तक। ढुबरी से सादिया तक। सादिया आपको बताया जहाँ दोस्तों ये दोनों नदी हमारी मिलती हैं, दिबांग और लोहित नदी, ये दोनों दोस्तों सादिया में मिलती हैं। सादिया से दोस्तों ढुबरी, जहाँ पर दोस्तों या ढुबरी के बाद ही दोस्तों बांग्लादेश में हमारी ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। तो दोस्तों इसकी जो राष्ट्रीय राजमार्ग दूसरा है, इसकी लंबाई दोस्तों 891 किलोमीटर है। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट देखिएगा, असम में पासीघाट के समीप माजुली नदी द्वीप स्थित है। असम में ही दोस्तों पासीघाट के समीप ही माजुली नदी द्वीप स्थित है, जहाँ पर दोस्तों आपको बताया था कि इसकी चौड़ाई जो है ब्रह्मपुत्र नदी के सर्वाधिक असम राज्य में ही होती है और इसकी लंबाई होती है 10 से 11 किलोमीटर, जो असम राज्य में है। इसमें दोस्तों यहीं पर जो असम के पासीघाट है, इसी के समीप माजुली नदी द्वीप है। इसमें दोस्तों द्वीप तो अनेक हैं, लेकिन जो माजुली नदी द्वीप है यह सबसे बड़ा द्वीप है। और यह दोस्तों बड़े की बात की जाए तो यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। यह पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखें। जो हमारा माजुली नदी द्वीप है यह पहले दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप था, लेकिन वर्तमान में यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और यह ब्रह्मपुत्र व लोहित नदी के संगम पर स्थित है। यह ब्रह्मपुत्र और लोहित नदी के संगम पर स्थित है। इसके बाद दोस्तों माजुली नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच स्थित है, जिसके कारण इसकी भूमि जो है बहुत उपजाऊ है और उपजाऊ भूमि के कारण यहाँ दोस्तों धान की खेती बहुत ज़्यादा मात्रा में की जाती है। माजुली द्वीप पर जो माजुली नदी द्वीप है यह दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच स्थित है और यहाँ पर दोस्तों धान की खेती सर्वाधिक की जाती है। आगे दोस्तों देखिएगा, सादिया से ढुबरी तक प्रवाहित होने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी जो दोस्तों ढुबरी से गारो जो पहाड़ी है दोस्तों, आपको पता होगा गारो, खासी और जंतिया तीनों दोस्तों पहाड़ी जो हैं वह हमारे मेघालय राज्य में पड़ती हैं। तो दोस्तों जो गारो पहाड़ी है सबसे पश्चिम की ओर स्थित है। तो दोस्तों इसी से गारो पहाड़ी के सहारे ही दक्षिण की ओर मुड़कर बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है दोस्तों सादिया से ढुबरी तक प्रवाहित होने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी ढुबरी से गारो पहाड़ी के सहारे दक्षिण की ओर मुड़कर बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है और बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ही इसे जमुना कहा जाता है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ही इसे जमुना कहा जाता है। अगला पॉइंट दोस्तों देखिएगा, बांग्लादेश में प्रवेश करने पर जब जमुना नदी पद्मा से मिलती है तब इनकी संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है। यह विशेष का आप लोग पॉइंट ध्यान रखना। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद जब जमुना नदी पद्मा से मिलती है तब इनकी संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है। आगे दोस्तों देखिएगा, जो मणिपुर की पहाड़ी से बराक नदी निकलती है, जो असम के सुरमा घाटी में सुरमा नदी के नाम से जानी जाती है। आपको मानचित्र में बताया था दोस्तों, जो हमारी ये मणिपुर पहाड़ी है इसी से दोस्तों बराक नदी निकलती है मणिपुर से और यह दोस्तों मिलती जाकर है बांग्लादेश में। जब इनकी संयुक्त धारा मेघना होती है उसमें ही दोस्तों यह बराक नदी मिलती है। तो दोस्तों यह असम के सुरमा घाटी से प्रवाहित होती है और यहाँ पर दोस्तों इसे सुरमा नदी कहा जाता है। जो बराक नदी है इसे असम में सुरमा घाटी में सुरमा नदी के नाम से जाना जाता है। फिर आगे बराक धारा के रूप में बांग्लादेश में भारवी बाजार के समीप मेघना नदी से मिलती है। मेघना नदी से मिलती है तो वह स्थान कौन सा है? तो दोस्तों वह है भारवी बाजार। भारवी बाजार में यह मेघना नदी से मिलती है और मेघना धारा के रूप में दक्षिण में प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरकर चापाका डेल्टा का निर्माण करती है। जो दोस्तों डेल्टा का निर्माण करती है इसे सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है। दोस्तों सुंदरवन का डेल्टा आपको पता होगा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। या दोस्तों सुंदरवन आपको पता होगा कि यहाँ सुंदरी वृक्षों की अधिकता है, इसीलिए इसका नाम सुंदरवन डेल्टा पड़ा। इसे दोस्तों गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा भी कहा जाता है। जो सुंदरवन डेल्टा है इसे गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा भी कहा जाता है और यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ये पॉइंट ध्यान रखना। इसमें दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो हमारी ये बराक नदी है या दोस्तों इसको असम में जो है सुरमा नदी कहा जाता है और यह बांग्लादेश में भारवी बाजार में मेघना नदी से मिलती है। आगे दोस्तों देखिएगा, तीस्ता नदी की बात की जाए, आपको बताया था सिक्किम में जो हमारे चोलामू झील है इसी से दोस्तों निकलती है
निकलती है ये तीस्ता नदी, और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से प्रवाहित होते हुए बांग्लादेश में यमुना से मिल जाती है। बांग्लादेश में इसका मुहाना यमुना से होता है। और तीस्ता नदी जल विवाद की बात की जाए तो यह भारत और बांग्लादेश के मध्य तीस्ता नदी के जल के बंटवारे को लेकर है। तीस्ता नदी जल विवाद आपसे पूछा जाएगा कि किन किन नदियों के मध्य है, तो दोस्तों तीस्ता नदी जो जल विवाद है यह किन देशों के मध्य है, तो दोस्तों यह भारत व बांग्लादेश के मध्य है। यह भी आप लोग ध्यान रखें कि तीस्ता नदी जल विवाद जो है वह भारत और बांग्लादेश के मध्य है, तीस्ता नदी के जल के बंटवारे को लेकर। तीस्ता नदी दोस्तों सिक्किम के जो चोलामू झील है इससे निकलती है और बांग्लादेश में यमुना नदी में मिल जाती है। दोस्तों जो हमारी ये ब्रह्मपुत्र नदी है उसकी आपके दाएं ओर से मिलने वाली कुछ अन्य जो सहायक नदियां हैं उनमें दोस्तों आपको बता दें, मानस नदी है, संकोच नदी है। या भी दोस्तों जो हमारा ये आपका नेपाल पड़ेगा इससे ही निकलकर इसमें जो असम राज्य है इसी में दोस्तों मिलती हैं। आपको मानचित्र में बताएं दोस्तों, जो हमारी यहाँ से दोस्तों ये नेपाल से निकलकर जो नदी पड़ती है हमारी, जैसे मानस हुई या संकोच नदी, ये दोस्तों नेपाल से निकलकर इसमें ब्रह्मपुत्र नदी में असम में ही मिलती हैं। यह भी आप लोग ध्यान रखें। मानस हो गई, उसके बाद दोस्तों संकोच नदी हो गई। बाकी दोस्तों जो सुबनसिरी है या कामेंग नदी है, तीस्ता नदी है, ये दोस्तों नदियाँ जो हैं वह दाईं तरफ से मिलने वाली ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। यह भी आप लोग ध्यान रखें। इसमें दोस्तों आगे आप लोग देखिएगा कि अन्य नदी कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों ये तीस्ता नदी जल विवाद जो है आपको बता दिया कि यह भारत और बांग्लादेश के मध्य है और तीस्ता नदी के जल के बंटवारे को लेकर है। दोस्तों जो ब्रह्मपुत्र नदी है दाएं तरफ से मिलने वाली ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो दाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियाँ हैं दोस्तों सुबनसिरी, मानस, पुथीमारी, संकोच, तीस्ता। ये दोस्तों जो नदियां हैं यह दाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियां हैं। और बाएं तरफ की बात की जाए तो बाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, दिबांग नदी, लोहित नदी, धनसिरी, कपिली, बराक, ये आदि नदियां जो हैं यह बाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियां हैं। इसमें दोस्तों सबसे लंबी अगर सहायक नदी की बात की जाए तो आपको बताया सुबनसिरी है। और जो तीस्ता नदी इसका दोस्तों उद्गम जो है चोलामू झील सिक्किम से होता है और यह जो है बांग्लादेश में ये यमुना नदी से मिल जाती है। दोस्तों यह हमारी जो हमारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र था इस पर हम लोगों ने आज चर्चा की। आशा करता हूँ आप लोगों को यह बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों आप लोग वीडियो को 1 से 2 बार देखें और जो हमने पॉइंट बताए इन सभी पॉइंटों को आप लोग नोट कर लीजिएगा। दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इनको नोट अवश्य कर लीजिएगा। और जो मैं हर बार बताता हूँ कि आप लोग जो मानचित्र है इसको अवश्य बना लीजिएगा। इसमें दोस्तों आप लोग मानचित्र जब बना लेते हैं तो जब इसको एक बार देखेंगे तो आप लोगों को बिल्कुल ऐसे याद हो जाएगा कि कहाँ पर इसका नाम क्या है और या कहाँ से उद्गम इसका होता है, कहाँ पर इसका अंत होता है, भारत में कहाँ से प्रवेश करती है, कौन कौन सी इसकी सहायक नदियाँ हैं और कौन सी नदी बाएं तरफ से मिलती है, कौन सी नदी दाएं तरफ से मिलती है। तो इसका आपको बहुत अच्छे तरीके से कम समय में इसको आपको रिवाइज करने का मौका मिलेगा। तो आप लोग दोस्तों मानचित्र अवश्य बना लीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली क्लास में। जो हमारा तीसरा जो नदी तंत्र बचा है हिमालयी अपोह तंत्र का सिंधु नदी अपोह तंत्र, उस पर हम लोग अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।